आज हम लोगों का इंडियन पॉलिटी का चौथा क्लास है। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे ये न्यायपालिका को लेकर के है। हालांकि अभी न्यायपालिका के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वह कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स नहीं होगा, संवैधानिक आधार पर नहीं पढ़ेंगे। जो लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे जिसमें बताया गया था कि शासन के 3 अंग होते हैं। कौन कौन सा? विधायिका, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इसके बारे में लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। और आज हम लोग शासन का जो तीसरा अंग है उसके बारे में जानेंगे, न्यायपालिका। तो हम लोग इससे पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं कि शासन में 3 चुनौती है। पहला चुनौती कानून बनाने का, और कानून बनाने का ये चुनौती के लिए कौन सा अंग का निर्माण हुआ? विधायिका। दूसरा चुनौती क्या है शासन का? दूसरा चुनौती है कानून को लागू करना। क्यों ये चुनौती है, कैसे है, ये सब पिछले क्लास में बताया जा चुका है, आप लोग देख लीजिएगा नए स्टूडेंट्स। तो इसमें इसका क्या है, उसके लिए शासन का दूसरा अंग बना कार्यपालिका। तीसरा चुनौती क्या है? अगर जो कानून बना लागू हुआ उससे किसी व्यक्ति का अधिकार हनन हो रहा है, या कोई व्यक्ति उस कानून के द्वारा दूसरे व्यक्ति का अधिकार हनन कर रहा है, या उस कानून को ना मान करके किसी व्यक्ति के अधिकार का नुकसान कर रहा है, या राज्य से ही किसी व्यक्ति के अधिकार का नुकसान हो रहा है, तो कोई एक ऐसा बॉडी जो उसको वो अधिकार दिला सके। तो उसी के लिए तीसरा अंग कौन सा बना? न्यायपालिका। शासन का तीसरा अंग बना न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का काम क्या है? जस्टिस करना। अंग्रेजी में इसको जुडिशरी कहते हैं, न्याय करना। तो इस तरह से कहते हैं, न्याय का सामान्य शब्द में अगर परिभाषा दिया जाए तो क्या है? किसी को किसी का अधिकार देना, या वह जिस पात्र के योग्य है उसके योग्यता के अनुसार उसको वो अधिकार देना, यही कहलाता है न्याय। जो जिस सम्मान के, जिस अधिकार के वो योग्य है उसको क्या करना? अधिकार देना। या किसी ने यदि किसी के अधिकार को हनन किया है तो जिन्होंने हनन किया उसको क्या हुआ? उसको दंड देना। उसको दंड दिया गया, ये भी एक न्याय का स्वरूप है, दंड देना। तो न्याय का 2 स्वरूप होता है, एक समझौता एग्रीमेंट, दूसरा दंड पनिशमेंट। कहीं पर एग्रीमेंट का समझौता करा दिया जाता है, आपस में सेटलमेंट का सेटलमेंट कह सकते हैं। कहीं पर क्या होता है? पनिशमेंट दिया जाता है। और जो बड़ी ये न्याय देने का काम करती है उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं न्यायपालिका, उसी को कहा जाता है जुडिशरी। तो इसका मुख्य रूप से काम क्या हुआ? सबसे पहला काम हुआ न्याय देना। कैसा न्याय देना? तो किसी का अधिकारों की रक्षा करना, अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है। दंड देना, पनिशमेंट, दंड देना है, पनिश करना। यदि कोई गलत कर रहा है तो उसको पनिशमेंट देना। उसके बाद जो कानून बना है, जो कानून बनाया गया है विधायिका द्वारा या कार्यपालिका द्वारा, जो कानून बनाया है उसका जांच करना, कानून का जांच करना, कानून सही है या कानून गलत है, ये सब का जांच करना, यही है इसका मुख्य रूप से इसका काम है। उसके बाद व्यवस्था को देखना, सिस्टम को, व्यवस्था को भी देखना। यदि कानूनों में टकराव हो रहा है, कोई कानून है जिसको लेके विवाद है, टकराव हो रहा है, तो उसका परिभाषा कर देना, कानून का, कानून या विधि का, विधि को परिभाषित करना, परिभाषित करना कि कानून सही है या गलत, या उसका व्याख्या करना। जैसे संविधान में ही बहुत सारे ऐसे शब्द हो जाते हैं जिनको लेके विवाद हो जाए, तो उसको क्या किया जाता है? कानून में को व्याख्या करते। जैसे मौलिक अधिकार को लेकर के विवाद था जो एक लंबे समय तक चला, तो उनकी व्याख्या किन्होंने किए? सर्वोच्च न्यायालय ने ही किए। तो ये सब है इनका मुख्य रूप से न्यायपालिका का काम। सामान्यतः जो लोकतांत्रिक देश होते हैं
वहां पर न्यायपालिका इन दोनों से मुक्त होता है। न्यायपालिका इन दोनों से मुक्त होता है। राजतंत्र में देखा जाता था कि वहां पर राजतंत्र में क्या होता था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों एक ही हाथों में होती थी। राजा ही न्याय का भी काम करता। जब राजा विधायिका या कार्यपालिका से संबंधित कार्य करते थे तो उसको राज्यसभा कहते थे। जब राजा न्यायालय का काम करते थे, न्यायाधीश होने का, तब राज दरबार कहा जाता था। ये राजतंत्र में देखा गया। और जब विधि बनाया जाता था तो उस समय भी जो उनके जो न्यायिक सलाहकार होते थे वो भी होते थे। लोकतंत्र में व्यवस्था डेवलप और ज़्यादा हुई। न्यायपालिका धीरे धीरे क्या हुआ, वो एक स्वतंत्र निकाय का रूप लेते गई। ये इनसे और इनसे अलग होकर के करती है। सामान्यतः हर देशों में ऐसा ही देखा जाता है और लोकतांत्रिक देशों में इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रहे विधायिका और कार्यपालिका से। तो ये अब समझे। अब हम लोग समझते हैं विधि के प्रकार। न्याय तो हम लोग समझ गए, इसका काम है न्याय देना। अब सवाल है कि ये जो न्याय भी जो करेंगे तो ये अपने तरीके से नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये मनमानी तरीके से करेंगे, उनका भी एक आधार होता है, वो भी विधि, ये भी रूल के ही अनुसार करेंगे। तो इनका क्या जो होता है नेचुरल स्वरूप, जैसे ब्रिटेन का जो न्यायपालिका है वो उनका नेचर कुछ और है, उनकी स्थिति कुछ और है। भारत और अमेरिका में जो न्यायपालिका है उनकी स्थिति कुछ और है। तो वो हम लोग समझते हैं। वो समझेंगे कैसे, विधि के प्रकार से। हम लोग विधि के प्रकार से समझते हैं कैसे अंतर है। अभी हम लोग इनका संवैधानिक स्थिति नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग बस थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हैं कि ताकि आगे चल करके जब हम लोग संविधान को पढ़े तो उस समय समझने में दिक्कत ना हो। राजनीति शास्त्र में वर्तमान समय में जो अभी का जो स्थिति है उनको देखते हुए विधि को 4 भागों में बांटा जाता है। विधि को 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि, नेचुरल लॉ। उसके बाद सकारात्मक विधि, पॉजिटिव लॉ। उसके बाद सकारात्मक विधि के बाद लोक विधि, कॉमन लॉ। चौथा होता है ईश्वरीय विधि। ईश्वरीय विधि, डिवाइन लॉ। कॉमन लॉ, पॉजिटिव लॉ, नेचुरल लॉ, ये 4 प्रकार का होता है। और इन्हीं 4 विधि के अनुसार जो होते हैं हर देश की न्यायपालिका की कह सकते हैं कि स्थिति अलग अलग होती है। अब जैसे समझते हैं प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि को पहले समझते हैं। प्राकृतिक विधि से अभिप्राय है जहां पर लोगों के प्राकृतिक अधिकारों का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे हिंदी फिल्म में एक डायलॉग सुने होंगे, एक गुनहगार जो एक क्रिमिनल है भले छूट जाए, 100 क्रिमिनल भले छूट जाए, बट एक ऐसा व्यक्ति जो बेगुनाह है, जो क्राइम नहीं किया है, उसको सजा ना हो पाए। ये अक्सर पुराने हिंदी फिल्मों में ये डायलॉग सुनते होंगे। तो ये कंसेप्ट प्राकृतिक विधि का है। किसी को अभी कि आप क्या इस विधि का कंसेप्ट क्या है नेचुरल लॉ का, कि लोगों का जो नेचुरल राइट है उसका किसी भी स्थिति में ऐसा कानून ना बने जिससे नेचुरल राइट कभी भी समाप्त हो।
तो ये जिस देश में इस कंसेप्ट को अपनाया जाता है वहां क्या होता है, जुडिशरी, जो जुडिशरी होता है वो लेजिस्लेचर से ऊपर होता है। जुडिशरी लेजिस्लेचर से हाई होता है, यानी जुडिशरी यानी न्यायपालिका को लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून को क्या कर सकता है, वो रिव्यू कर सकता है, पुनरीक्षण कर सकता है। यदि वो लग रहा है कानून संविधान के विरुद्ध है तो वो क्या कर सकता है, उसको अवैध घोषित कर सकता है। सेकंड, वो लोगों को ध्यान में रखते हुए कानूनों की व्याख्या कर सकता है और अपने निर्णय से नए कानून दे सकता है, जिसको केस लॉज भी कहते हैं। ये कहाँ होता है, जहाँ प्राकृतिक विधि का कंसेप्ट अपनाया जाता है। स्वाभाविक बात है, क्योंकि आपको मान के चलिए जिस भी देश के संविधान में प्राकृतिक विधि अपनाया गया, प्राकृतिक विधि का कंसेप्ट क्या, किसी भी स्थिति में क्या नहीं होना चाहिए, जो लोगों का प्राकृतिक अधिकार है वह समाप्त नहीं होना चाहिए। मान के चलिए शासन में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो संविधान में ऐसा हेरफेर कर रहा है जिससे क्या हो कि लोगों का जो नेचुरल राइट है उसको वो छीन रहा है, तो भाई ये फिर कौन डिसाइड करेगा कि, तो उसको रोकेगा कौन, तो उसको रोकेगा जुडिशरी। तो स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में क्या होगा, जुडिशरी को वो पावर देना होगा कि आप लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून को, अगर वो संविधान के उपबंधों के विरुद्ध है, संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के वो अगेंस्ट जा रहा है, तो आप जुडिशरी को कहा गया कि आप रोकिए, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो लोगों को नेचुरल राइट को देते हुए बना है। हमारे ही देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना लोगों का नेचुरल राइट पूरा दे रहा। अब है कि कोई ऐसा शासन में, लेजिस्लेचर में या फिर एग्जीक्यूटिव में, कार्यपालिका या विधायिका में ऐसा कोई आ गया है जो संविधान के उपबंधों के विरुद्ध जा करके लोगों का जो नेचुरल राइट है उसको हनन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर एक संविधान क्या किया, संविधान बनाने वाले ने क्या किया, कहा कि जुडिशरी को वो पावर दिया कि आप संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन हैं, आप क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन है। ये चेक करना आपका काम है कि जो कानून बना रहा है, ये लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव जो कानून बना रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, लोगों का नेचुरल राइट को हनन कर रहा है क्या। अगर कर रहा है तो हम आपको पावर दे रहे हैं, आपको क्या करना है, रोक लेना, उसको इनवैलिड कर देना है, उस कानून को इनवैलिड कर देना है, रोक देना है। ज़रूरत पड़ने पर आपको कानून को व्याख्या भी करना है, साथ में आपको नए कानून भी बनाने का अधिकार है, जिसको केस लॉज कहते हैं या फिर जस्टिस मेड लॉ भी कहते हैं। ये जो है इसी को कहा जाता है प्राकृतिक विधि। ठीक है, इसके बारे में डिफिनेशन आप लोगों को नोट्स में मिल जाएंगे, लिखने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। उसके बाद है सकारात्मक विधि, पॉजिटिव लॉ। ये होता है जब कोई विशिष्ट समूह, पॉजिटिव लॉ होता है यदि कुछ विशिष्ट लोगों का समूह, यदि कुछ विशिष्ट लोगों का समूह द्वारा जो बनाया गया कानून ही जब सर्वोच्च होता है, तब कहा जाता है कि यह सकारात्मक विधि का कंसेप्ट अपनाया गया है। जैसे विशिष्ट लोगों का समूह से मतलब है स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ पीपल, इसका मतलब होता है संसद में। तो संसद में जो समूह है वो विशिष्ट लोगों का समूह है, उसमें सब कोई नहीं जा सकता है। या विधानसभा में वहां कौन जा सकता है, जिसको चुना गया है, जिसको जनता चुना है। हम और आप नहीं जा सकते, और ऐसा भी नहीं कि 10 लोग मिलकर के संसद बना लेगा, वो एक विशिष्ट लोगों का समूह है, स्पेशल का। तो वो अगर कानून बनाया और उस कानून को ही सर्वोच्च माना जा रहा है, तब कहेंगे कि यहाँ सकारात्मक विधि। इसका एग्जाम्पल कौन है, जैसे प्राकृतिक विधि का एग्जाम्पल हो गया भारत और अमेरिका, इसका एग्जाम्पल हो गया भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इसका एग्जाम्पल कौन हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया ब्रिटेन। ब्रिटेन इसका एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि वहां पे संसद द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो सर्वोच्च है, वहां पर वो सर्वोच्च है। यानी वहां क्या है, वहां पर ज्यूडिशरी डाउन है पार्लियामेंट के से।
यानी पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून वहां पर सर्वोच्च है। अब आप कह सकते ये तो खतरा है, तो उसके ऐसा है नहीं। वहाँ का जो पार्लियामेंट का जो सिस्टम है वो बहुत हाई लेवल है। वो इंडिया, हम लोगों भले ही हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम दोनों, एग्जाम्पल के लिए भारत में प्रधानमंत्री राज्यसभा लोकसभा यानी उच्च सदन निम्न सदन दोनों से बन सकता है, लेकिन वहाँ सिर्फ निम्न सदन यानी कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है यानी कि वहाँ का जो लोकसभा है सिर्फ उससे बन सकता है, भारत में दोनों से। दूसरी बात, भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए सिर्फ एमपी का होना चाहिए समर्थन, वहाँ पर वोटिंग होता है पार्टी के भी कार्यकर्ता से, यानी कि जो पार्टी जीत गई है अब उसके कार्यकर्ता भी चयन करेंगे कि कौन हमारा प्रधानमंत्री होगा। तो इस वजह से लग रहा है कि नहीं, चूंकि वो लोग वहाँ पर पार्लियामेंट जुडिशरी के तुलना में जो पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून जुडिशरी के तुलना से के आधार पर या जुडिशरी के सामने ज़्यादा पावरफुल है, आप कह सकते हैं। यानी उसको जुडिशरी किसी प्रकार का रिव्यू करके इनवैलिड वगैरह नहीं कर सकती है, वही सर्वोच्च है जो पार्लियामेंट बनाया है। तो ऐसा लग सकता है कि नहीं वहाँ के लोगों के लिए खतरा है, नहीं उनके नेचुरल राइट के लिए, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अपना पार्लियामेंट का सिस्टम भी वैसा बना के रखा है। वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर संविधान से ऐसा नहीं है कि संविधान सभा बना फिर संविधान बना, ऐसा नहीं। वो वहाँ जो डेमोक्रेसी हुआ है धीरे धीरे डेवलप हुआ। आज भी वहाँ क्राउन कहीं ज़्यादा सर्वोच्च पद है, तो वो लोग डेवलप किया धीरे धीरे स्थिति। पहले वहाँ पर क्या था, लोक विधि था, आगे लोक विधि को समझें, फिर वो धीरे धीरे डेवलप होते होते वहाँ के लोग जैसे जागरूक होते गए वैसे वैसे क्या हुआ, वो लोग डेमोक्रेसी की ओर गए। हम लोगों का क्या हुआ, देश आज़ाद हुआ, ब्रिटेन छोड़ के गया, संविधान सभा बना, स्पष्ट हो गया कि भाई अब हमारे यहाँ लोकतंत्र है। अब भले हमारे यहाँ का निरक्षर उस समय भी काफ़ी थे, लोगों में स्कूल वगैरह की कमी थी, शिक्षा का प्रसार का अभाव था, कम्युनिकेशन अभाव था। वहाँ ऐसा बात नहीं है, वो लोग डेमोक्रेसी में खुद इन किए धीरे धीरे। हम लोग डेमोक्रेसी को अपनाए हैं और वो लोग क्या हुआ धीरे धीरे उसमें कन्वर्ट हुए हैं। तो इस वजह से ये लगता है कि नहीं वहाँ पर हो सकता है कि वहाँ पर चूंकि वहाँ पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून ही सर्वोच्च है, सुपर है, तो वहाँ पर जुडिशरी जो है कमज़ोर है, तो इसलिए वहाँ पर लोगों का नेचुरल राइट सेफ नहीं। तो ऐसा नहीं, उनका पार्लियामेंट्री सिस्टम ही, जो पार्लियामेंट का सिस्टम है वो काफ़ी डेवलप और अभी हम लोगों की तुलना में काफ़ी हाई है। वहाँ हर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, उसके लिए पहले वोटिंग होता है कार्यकर्ताओं का। हाउस ऑफ कॉमन्स से यानी कि यहाँ के हिसाब से सिर्फ लोकसभा से बन सकता है, यानी जिसको जनता चुना है उन्हीं में से कोई। इंडिया में ऐसा नहीं है, कोई चुनाव हार भी जाए तो वह राज्यसभा से बन सकता है। हमारे यहाँ भी वो सिस्टम नहीं है, वहाँ वो सिस्टम है। तो इसलिए ये कहना, ये सोचना गलत है। तो ये सकारात्मक विधि में क्या होता है कि जो विशिष्ट लोगों का जो होगा, जो स्पेशल ग्रुप्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक पीपल का जो ग्रुप्स होंगे, उनका क्या होगा, उनके द्वारा बनाया गया कानून हमेशा सर्वोच्च होगा। यानी जैसे लेजिस्लेचर, उसमें विशिष्ट लोगों का समूह होता है, हर कोई वो समूह नहीं बना सकता है, तो वो जो कानून बनाएगा वो क्या होगा, सर्वोच्च होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जुडिशरी डाउन हो गया, पार्लियामेंट हाई हो गया। इसका एग्जाम्पल हो गया ब्रिटेन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं तीसरा, लोक विधि। लोक विधि कहते हैं जो परंपरागत, जहां पे परंपरागत रूप से ट्रेडिशनल तरीके से कानून चेंज होते हुए आ रहा है। जैसे कुछ बना फिर समय के आधार पे, ऐसा नहीं कि वह कानून वही है जो आज से चेंज भी हो रहा है, लेकिन वहाँ कोई ऐसा कोई पार्लियामेंट नहीं है, बस उसको अपना परंपरा को ही समय के अनुसार कन्वर्ट करते करते, सामान्य तौर पे जैसे कबीलों में होता है, उसी को कन्वर्ट करते करते क्या किए, परंपरागत तरीके से वही कानून चल रहा है। यही हुआ लोक विधि। चौथा होता है ईश्वरीय विधि, डिवाइन लॉ। इसमें क्या होता है, ये उन देशों में होता है जहाँ की किसी धार्मिक पुस्तक को, जहाँ क्या हो रहा है, किसी रिलीजियस बुक को ही संविधान का दर्जा दे दिया जाता है। तब कहा जाता है कि यहाँ कौन सा कंसेप्ट अपनाया गया, ईश्वरीय विधि का कंसेप्ट अपनाया गया है। यहाँ पर ईश्वरीय विधि का कंसेप्ट अपनाया गया।
तो इस तरह से हम लोग देखिए विधि का भी अलग अलग है, प्रकार है, और विधि के ही अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, जुडिशरी का स्वरूप बदल जाता है। अब जैसे भारत में जुडिशरी का स्वरूप बदल गया, ये लेजिस्लेचर से सुपर हो गया। ब्रिटेन में जुडिशरी का स्वरूप बदल गया, ये लेजिस्लेचर का द्वारा बनाया गया कानून वहाँ सुपर है, जुडिशरी वहाँ कुछ नहीं कर। कॉमन लॉ में क्या हो रहा है भाई, वो परंपरागत तरीके से हो रहा, तो जो वहाँ लोग बोला वही न्याय है। ईश्वरीय विधि में जो रिलीजियस बुक बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग और चल रहा है। तो सबका अपना अपना, हर देश का अपना अपना जो होता है, क्या होता है, इसी वजह से जुडिशरी का जो नेचर होता है वो चेंज हो जाता है। लेकिन सबका, चाहे आप ये विधि अपनाएं, ये विधि अपनाएं, ये विधि अपनाएं या ये विधि, लेकिन जुडिशरी का मतलब हर क्या निकलता है लास्ट में, जुडिशरी का काम मतलब है किसी के अधिकार को देना, किसी के अधिकार को देना, या जो जिसके योग्य है उस योग्य उसका वो अधिकार देना, यही है न्यायकार। तो अब ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि भारत में कौन सा अपनाया गया है, प्राकृतिक विधि। तो प्राकृतिक विधि का कुछ हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं। नेचुरल लॉ, प्राकृतिक विधि के बारे में पहले बता चुके, इसका उद्देश्य क्या होता है, लोगों का नेचुरल राइट को रक्षा करना। तो इसका क्या है कि प्राकृतिक विधि में सबसे पहला है कि आप दोनों पक्षों की बात सुनो। कभी भी न्याय करने से पहले जो दोनों पक्ष है, दोनों साइड का, दोनों पक्षों का, दोनों साइड्स का बात सुनो। सिर्फ एक पक्ष का आपको बात नहीं सुनना है। जो न्याय दे रहा है, जो भी व्यक्ति न्याय दे रहा है, तो उसका जो अपना पर्सनल विचार है, जो उसका पर्सनल आइडियल है, जो उसका विचार है, जो पूर्वाग्रह है, कुछ भी है, उसको साइड में कर दो। व्यक्तिगत नहीं होना है। हर व्यक्ति को अपना बात कहने का मौका देना है। इसमें क्या है, हर व्यक्ति को अपना बात कहने का मौका देना है। किसी भी स्थिति में ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जो किसी का नेचुरल राइट को, नेचुरल राइट से मतलब होता है जिससे कि वो अपना भौतिक और नैतिक, फिजिकल एंड इथिकल, जैसे अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, ये सब सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इथिकल जो भी है, ठीक है, ये सब डेवलपमेंट को रोके नहीं। हर व्यक्ति उसको अपना ये सब विकास कर सके, ये जरूर ऐसा कोई विधि मतलब बनाना है जिसमें ये सब कर सके। अगर कोई ऐसा विधि है जो कि वो रोक रहा है तो इसको आपको हटा देना है। इसके बाद आपको दोनों पक्षों का बात सुनना है। न्याय देने से पूर्व क्या करना है, आपको कभी अपना न्यायाधीश को क्या करना है, जो वे आपका पर्सनल, आपका जो ईगो है या फिर कोई पर्सनल विचार है या पूर्वाग्रह है, यानी आपके मन में ऐसा आ रहा नहीं, जैसे हम देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति हमको लग रहा है कि नहीं ये गलत है, तो उसके आधार पे नहीं, जो क्लियर हो रहा है, जो साबित हो रहा है, जो फैक्ट हमारे सामने है, उसके आधार पर देना है। जब आप निर्णय दे रहे हैं तो निर्णय आप वैसा निर्णय क्यों दे रहे हो, वो डिसीजन आप क्यों दे रहे हैं, वो भी कारण बताना। ऐसे नहीं ये गलत है तो गलत नहीं, गलत क्यों है वो भी आपको व्याख्या करना, उसका भी डिफाइन करना है। अगले को मौका देना है। अगर जैसे है ना यहाँ पे चैलेंज करने का, जैसे कोर्ट को निर्णय दिया, हमें लग रहा है कि नहीं निर्णय गलत, हमारे साथ सही से न्याय नहीं हुआ, तो आप केस को फिर क्या कर सकते हैं, ऊपर के कोर्ट में या उसी कोर्ट में फिर से अपील कर सकते हैं, फिर से हम अपील कर सकते हैं। वो मौका देना, ऐसा नहीं कि हाँ तुम गलत हो, हम बोल दिए तुम गलत हो तो गलत हो, अब जाओ, ऐसा भी नहीं। उसको अगर उनके पास ऐसा कोई फैक्ट है जिससे वो बता रहा है कि नहीं देखिए हम इस आधार पे बता रहे हैं कि नहीं हम गलत नहीं है, तो उसको सुनना, और अगर लगे कि नहीं इसका फैक्ट सही है तो फिर से उसको मौका देना, केस फिर से रीओपन होता है। तो ये सब होता है प्राकृतिक विधि का। और इसी विधि का कंसेप्ट क्या है, एक
भले 100 क्रिमिनल छूट जाए पर किसी एक ऐसा इनोसेंट व्यक्ति को, एक बेगुनाह को सजा ना मिले। इसका रीजन यही है। तो ये सब होता है प्राकृतिक विधि का अवधारणा। हमारे देश में यही अपनाया गया है। यही वजह है कि हमारे देश के जुडिशरी के बारे में कहा जाता है कि बहुत स्लो चलता है, क्योंकि यहाँ बात हम लोग प्राकृतिक विधि दोनों पक्ष का सुनना है। कसाब को भी 5 साल मौका दिया गया था कि अपना 5 सब देखा भाई, उसको सरेआम पकड़ा गोली मारते हुए, लेकिन फिर भी उसको हम लोग दिए मौका, जिसमें कुछ लोगों का था कि भाई इसको मौका क्यों दे रहा है, सरकार बेवकूफ़ है, ये कर दे। नहीं है, हमारे देश का कंसेप्ट है हम लोग नेचुरल लॉ अपना, और नेचुरल लॉ का नियम क्या है कि हमको दोनों पक्ष का बात सुनना है, हर किसी को अपना बात कहने का मौका देना है। अगर वो अपने आप को इनोसेंट साबित कर सकता है तो उसको वो मौका देना है, अगर वो अपना इनोसेंट वाला पक्ष रखने का। ये हमारे देश का नेचर, जुडिशरी का ही नेचर है। ये सिर्फ स्पेशली कसाब के लिए, किसी के लिए नहीं, ये हमारे देश का नेचर है। इसी वजह से उसको दिया गया था। ये नहीं कि हम उनको किसी सरकार को खिलाने का शौक था, ऐसा नहीं था, यह जुडिशरी स्लो थी। तो इसी वजह से तो ये हम लोग आज जो है समझे न्यायपालिका। अब कल के क्लास में हम लोग समझेंगे शासन के विभिन्न स्वरूप, जैसे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, ये सब अलग अलग आधार पर शासन के कितने स्वरूप इतिहास से लेकर के वर्तमान समय तक चल रहे हैं। हम लोग कल उसका अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे, जैसे लोकतंत्र के क्या है, लोकतंत्र के प्रकार, समाजवाद और साम्यवाद में अंतर, ये सब पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में इन करेंगे। तो आज का क्लास हम लोगों का यही इंड होता है। कल के क्लास में अब हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। और फिर नोट्स हो सकता है कि आप लोगों को एप्लीकेशन में थोड़ा लेट से मिले, जैसे वीडियो तो मिल जाती है तुरंत, नोट्स हो सकता है कि थोड़ा लेट से मिले, क्योंकि उसको तैयार, उसको टाइप होकर के उसको PDF वगैरह बनने में समय लगता है। तो किसी को इसमें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं। नोट्स आपको हर क्लास का कंप्लीट मिलेगा। हो सकता है 1 डे डिले मिले, लेकिन मिलेगी ज़रूर। ठीक है, आज हम लोग अपना क्लास यहीं एंड कर रहे हैं।